बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना आज का लेक्चर अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह वॉरेन बफेट का भी एक बड़ा प्यारा कॉल है कि दैट सक्सेस इन इन्वेस्टिंग डज नॉट कोरिलेट विद आईक्यू। किसी इंसान के आईक्यू लेवल के साथ आप उसको रिलेट नहीं कर सकते कि अगर कोई इन्वेस्टर, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है और वो बहुत एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन है। सो वंस यू हैव ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, वट यू नीड इज़ दी टेम्परामेंट, कि आपके अंदर टेम्परामेंट कितना है, यानी कि आपका मिजाज कैसा है, आपके अंदर बर्दाश्त कितनी है नेचरली। सो यू नीड टू कंट्रोल द बिहेवियर्स आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स राइजिंग इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। सो सेल्फ कंट्रोल को हम जनरली थोड़ा हैं कि सेल्फ कंट्रोल बाइस है क्या। सेल्फ कंट्रोल को हमने पहले भी डिस्कस किया कि बेसिकली इट्स एन इमोशनल ह्यूमन बिहेवियर, टेंडेंसी है, आप कह लें इंसान का रुझान होता है किसकी तरफ, दैट कॉजेज पीपल टू फेल टू एक्ट इन परसूट ऑफ देयर लॉन्ग रन, कि वो लॉन्ग रन को नहीं सोचते, मतलब कि उनका सेल्फ कंट्रोल किसी भी फैसला करते वक्त किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा होता है कि वो जो फैसला करने जा रहे हैं तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ना देखें, इंसान को दूर अंदेश होकर भी ज़रा सोचना पड़ता है। तो सो वो जो ये है कि सम टाइम फिर वो इस चीज़ से सेल्फ डिसिप्लिन में कमी आ जाती है थोड़े से अरसे के लिए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल इसी वजह से ही क्रिएट होती है। सो मैनी पीपल आर नोटोरियस फॉर डिस्प्लेइंग अ लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल व्हेन इट कम्स टू मनी। तो जब बात हो पैसे की तो अक्सर लोग जो हैं वो अपनी, आप यूँ कह लें कि बर्दाश्त जवाब दे जाती है। तो अक्सर ऐसे डिसीजन भी ले जाते हैं कि जिसके अंदर वो बहुत सारी इवेंट्स को, बहुत ज़्यादा रिश्तों को वो इग्नोर कर देते हैं और जस्ट पैसे को ही वैल्यू देते हैं। So self-control basically is resisting internal and external short-term temptations and being persistent in order to reach long-term goal. अब internal और external temptations कौन से हैं? internal कुछ होते हैं कि आपके अपने आइडियाज़ आए अपने जहन में, ठीक है, आपकी अपनी सोचें हैं, आपकी अपनी यानी इम्पल्सिस मीन कि किसी भी इवेंट हुआ है उसके अगेंस्ट आपने जो रिएक्ट किया है फ़ौरन से, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और अनकॉन्शियसली वो आपके दिमाग के अंदर जो है या आपकी मेमोरी में सेव होगी। इसे हम कहते हैं इंटरनल टेम्पटेशन, जो आपके बिहेवियर में बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। कुछ होते हैं एक्सटर्नल, यानी कि कुछ लोग बड़े शौखे होते हैं, कुछ लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, जो चीज़ भी देखते हैं कहते हैं ये चीज़ मेरे पास भी होनी चाहिए, फ़ौरन से उनके दिल के अंदर ये चीज़, या आप कह लें कि ख्वाहिश पैदा होती है कि उसने, यानी कि बड़े ऑब्जेक्ट्स की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लोग हुस्न, जिस तरह हम कहते हैं हुस्न परस्त हैं, खूबसूरती को देख के, चाहे इंसान देखा चाहे कोई चीज़ देखी, उसकी तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो दीज आर द मैसेज टू बी फॉलोड फॉर इमीडिएट सेटिस्फेक्शन। लेकिन उनका होता क्या है कि अपनी बेसिकली चाहे इंटरनल टेम्पटेशंस हैं या एक्सटर्नल्स हैं, होती क्या है कि इंसान की अपनी सेटिस्फेक्शंस के लिए जो होती हैं। सो सेल्फ कंट्रोल कैन बी एक्सर्टेड थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल मैकेनिज्म। सेल्फ कंट्रोल में क्या आता है कि प्रिवेंशन फोकस टू अवॉइड टेम्पटेशन एंड मिस्टेक्स, प्रमोशन फोकस टू रीच डिजायरेबल आउटकम, ठीक है, प्रिवेंशन फोकस होता है, और एक्सटर्नल में जो है प्रमोशन फोकस होता है अपनी आउटकम्स को अचीव करने के लिए। और इंटरनल में ये होता है कि सेल्फ कंट्रोल, इतना सेल्फ कंट्रोल बाइस मीन्स की जो इंटरनल ही होती है कि अपने आइडियाज़ या अपने जो आपकी सोचें हैं आप उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं चाहे बाहर जो भी हो रहा हो। सो हाउ वुड यू डिस्क्राइब सेल्फ कंट्रोल बाय, फिर आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे कि सेल्फ कंट्रोल बाइस है क्या। बेसिकली इट्स द इनएबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। आप एक चीज़ की सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वो करते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी नहीं हो पाते अगर आप कहें तो। सो फेलिंग टू सेव फॉर रिटायरमेंट फॉर एग्जांपल, एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग पे क्या होगा। लाइक आई जस्ट सेड दैट फेलिंग टू फॉर रिटायरमेंट अगर आपने करनी है, सो टेकिंग ऑन टू मच रिस्क इज एन अटेम्प्ट टू कैच अप। सो अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज हैं, ये भी टू मैनी इक्विटी सिक्योरिटीज आपने उसके ऊपर जो है डाल दी हैं, तो ये भी डिसीजन सही नहीं है। एंड व्हाट क्वेश्चन शुड आई आस्क व्हेन आई एम ट्राइंग टू डायग्नोस दिस बाइस, किया आपने कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। सो डू यू सेव और स्पेंड यूर डिस्पोजेबल इनकम
इनकम और नॉट? तो ये क्वेश्चन आप खुद से करें, फिर आपको पता चलेगा कि आप सेल्फ कंट्रोल बाइस का शिकार हैं या नहीं है। सो हाउ वुड यू एडवाइज मी टू मिटिगेट दिस बाइस? सो क्रिएट अ रिटर्न बजट। पहले तो आप कैसे आपने इसको ओवरकम करना है, तो आप हर एक चीज़ को, जिस तरह हम पहले ही कह रहे हैं कि किसी भी बाइस का अगर आप शिकार हैं तो हमेशा जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसको क्रिटिकली आइडेंटिफाई करें, इवेल्युएट करें, फिर जाकर उसके बारे में जो है आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिस तरह है, ये एक एग्जाम्पल है दैट एनकरेजिंग क्लाइंट्स टू सेव मोर फॉर रिटायरमेंट इज अ टास्क दैट कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए जो होता है ये कि उनको ये आपने फोर्स करना है कि वो सेव करें ताकि आफ्टर रिटायरमेंट जो है उनके पास इतनी सेविंग हो। तो पेंशन प्लान जो हैं ये भी एक रिटायरमेंट प्लान जो हैं ये बनाए जाते हैं। सो दिस इज ऑफन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ओवरकम सेल्फ कंट्रोल बाइस एंड कंसीडर टुमारो एट द एक्सपेंस ऑफ टुडे। वो यही कहते हैं जो आपने आज पैसा सेव कर लिया वो आने वाले वक्तों के लिए जो है बड़ा फायदेमंद होगा, लेकिन इस चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई मोटिवेट ना हो तो वो नहीं होता, अगर कोई हो जाए तो वो उसका सेल्फ कंट्रोल है उसकी जो है उसका इतना ज़्यादा है कि वो चीज़ पे अड़ जाए तो कहेगा नहीं ये चीज़ ठीक है मैं करूँगा। तो जो नहीं होना चाहता वो नहीं होगा, मतलब सेल्फ कंट्रोल उसका इतना ज़्यादा है खुद पे कि चाहे उसको जितनी भी ज़्यादा आप एविडेंसेस के साथ आप जस्टिफिकेशन दे दें लेकिन वो उसने चीज़ के लिए राज़ी नहीं होना। तो ये सेल्फ कंट्रोल बाइस का शिकार होते हैं, चूँकि अगर हम देखें रियल लाइफ में भी और बिजनेस की लाइफ में भी, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की लाइफ में भी, फाइनेंस की सिनेरियो में भी, तो ये चीज़ जो है उनके लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है, आपकी ये जो इमोशनल बिहेवियर है। सो वन ऑफ द प्राइमरी चैलेंज इन इन्वेस्टिंग इन सेविंग इनफ फॉर मनी रिटायरमेंट, जिस तरह मनी रिटायरमेंट की बात हो रही है कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने एक एग्जांपल सामने की है रिटायरमेंट के लिए, तो ये भी एक उसका है इम्प्लीकेशन कि अगर वो करें। सेल्फ कंट्रोल बाइस कैन काज इन्वेस्टर टू स्पेंड मोर टुडे एट द एक्सपेंस ऑफ सेविंग फॉर टुमारो। सो दिस बिहेवियर कैन बी रिस्कियर टू वंस वेल्थ बिकॉज रिटायरमेंट कैन अराइव टू क्विकली फॉर इन्वेस्टर टू हैव सेव्ड इनफ। इम्प्लीकेशन क्या के लिए जिसकी वजह से जो है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स अराइज होती हैं सेल्फ कंट्रोल बाइस की वजह से। नंबर वन तो ये है कि अगर ये बाइस का अगर कोई शिकार है तो इट मे काज इन्वेस्टर टू स्पेंड मोर टुडे एट द एक्सपेंस ऑफ सेविंग फॉर टुमारो। अच्छा, कुछ लोगों का फिर यकीन इतना ज़्यादा होता है फिर वो ज़्यादा सेव करने लग जाते हैं कि ठीक आज कर लें तो कल के लिए, अब आने वाले वक्त का तो नहीं पता ना कि उन्होंने जो सेव किया उसको वो खुद भी आज इंजॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। करें ठीक है एक प्रॉपर प्लान के जरिए, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में ना करें, यानी कि वो उसके लिए एक रिस्कियर प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा ये है कि सेल्फ कंट्रोल बाइस का शिकार है तो उसकी वजह से ये भी है कि इन्वेस्टर्स को ये जो उसको इस बाइस का शिकार है, इट मे काज इन्वेस्टर टू फेल टू प्लान फॉर रिटायर। ये भी हो सकता है कि अगर जिसने रिटायरमेंट के लिए प्लान किया है जिस तरह नंबर वन में, तो वो बहुत ज़्यादा सेव करने लग जाएगा। अगर वो उसकी कंट्रोल बाइस में बहुत ज़्यादा है यानी कि जिद पे है, वो नहीं करना चाहता, तो वो कभी भी नहीं करेगा रिटायरमेंट प्लान के लिए, कभी भी इस चीज़ के लिए जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। सो डिफरेंट स्टडीज इसके ऊपर की गई हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो डिफरेंट लोग हैं वो रिटायरमेंट प्लान को इतना प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं कि हम इक्विटी सिक्योरिटीज़ में या किसी और इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, हम रिटायरमेंट प्लान में नहीं करते। सो सेल्फ कंट्रोल बाइस जो है वो एसेट एलोकेशन की वक्त भी प्रॉब्लम कर सकता है। एसेट एलोकेशन भी एक जिस तरह हमने पहले पढ़ा है कि रिस्क को मिनिमाइज करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिस तरह डाइवर्सिफिकेशन का पढ़ा था, इस तरह एसेट एलोकेशन भी है। एसेट को रीबैलेंस भी किया जाता है। हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म का होता है जिसमें उन्होंने ये डिज़ाइन करना होता है कि कितनी जो है ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल जो है वो हम उधार से जो है वो अरेंज करेंगे फंड्स, और कितना जो है हम अपने मालकान से पैसा लेके करेंगे। तो जो हम उधार पे लेते हैं उसे हम कहते हैं डेट फाइनेंसिंग, और जो हम मालकान से लेके जो करते हैं फाइनेंसिंग से हम कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। तो इक्विटी फाइनेंसिंग में जो है या कितनी होनी चाहिए, डेट फाइनेंसिंग में ये फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। अब फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर की बेस पे ही हमने अगर पोर्टफोलियो भी डिज़ाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितनी परसेंट हमारी जो है एसेट वो डेट वाले होने चाहिए और कितने इक्विटी के। तो एसेट एलोकेशन के वक्त जो है अगर आप सेल्फ कंट्रोल बाइस का शिकार हैं तो उस टाइम जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये आपकी मेंटालिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा होता है। So self-control bias can cause investor to lose sight of basic financial principle। तो अगर बहुत ज़्यादा अगर आप शिकार हैं एक इमोशनली बिहेव कर रहे हैं तो आप बहुत सारे बेसिक फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को अवॉइड करेंगे। किस तरह? कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट का एक प्रिंसिपल है, कॉस्ट एवरेजिंग है, जिस तरह सिमिलर डिसिप्लिन बिहेवियर्स जो हैं इनके डिफरेंट जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड जो फाइनेंस के रूल्स हैं उनको फिर आप अवॉइड करेंगे। जबकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की फील्ड में डिसीजन लेने हैं तो आपने रेशनल डिसीजन लेना है, उन तमाम चीज़ों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो जब अवॉइड करेंगे तो फिर वो आपको ये एरर्स या मिस्टेक्स अराइज होंगे और आपका डिसीजन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। सो इसको अगर हमने अब ओवरकम किस तरह करना है, क्या इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं?
There are four primary topics of advice that you can use. For example, number one, discuss spending control, कि आपने कैसे सेव करना है, कैसे स्पेंड करना है. वॉरेन बफेट का एक बहुत प्यारी कहावत है कि हमेशा जो है जो खर्च करना है वो सेव करने के बाद करें, यानी कि पहले जो भी आपकी इनकम है उसमें से खास अमाउंट जो है सेव कर लें, रिमेनिंग अमाउंट है उसमें से अपना बजट जो है डिज़ाइन करें कि मैंने ये वाला बजट जो है किन किन चीज़ों पे खर्च करना है. पहले आप सारा पैसा उड़ा के बैठ जाएंगे, फिर कहते हैं हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है. तो इसलिए हमेशा जो सेविंग का प्लान है वो पहले बनाएं, खर्चे का बाद में. तो उसके लिए पहले से सारे प्लान को जो है वो डिज़ाइन कर लें. सो एड्रेसिंग एनी लैक ऑफ प्लान, उसमें भी किसी भी चीज़ की अगर कमी आपको महसूस हो रही है तो उसको जो है आप जो है वो डिज़ाइन करें. ठीक है. एंश्योरिंग प्रॉपर पोर्टफोलियो एलोकेशन, अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना है डिफरेंट एसेट्स का, तो आप उसके लिए पहले देखें कौन से डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटीज़ आपको अवेलेबल हैं, किसके साथ कौन सा रिस्क एसोसिएट कर रहा है, कौन कौन सी जो है एसेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और कितनी % जो है वो डेट फाइनेंसिंग होगी, कितनी इक्विटी होगी. तो प्रॉपर एलोकेशन किन 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 एसेट्स में आपने करनी है वो सारा डिज़ाइन कर लें. रीबैलेंस करें. अच्छा, रीबैलेंसिंग हमेशा हर साल में होती रहती है क्योंकि सिचुएशंस, हालात, वाक़यात चेंज होते हैं, इन्वेस्टर्स के चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज होते रहते हैं, टेस्ट चेंज होता है, रुझान चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होते हैं. तो इसलिए वो जो है साथ साथ चेंज कर. अगर आपने 50-50 की रेशो में अगर फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो बनाया था, 50% डेट है, 50% इक्विटी है, तो फॉर द टाइम बिंग अगर आपने आने वाले वक्त में जो है चेंज करना चाहे तो आपने क्या किया, 30-70 की रेशो कर दिया, यानी कि 30% डेट कर दिया, 70% इक्विटी कर दिया. तो ये वो उनकी चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है. तो रीबैलेंसिंग होती रहती है. तो वो जो है कहते हैं कि आप अपनी जो है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें. ये डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स उन्होंने दी हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि जिनको जो है वो फॉलो करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक है. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. ये आज का लेक्चर था. इसमें कैसे आप अगर इस बाइस का शिकार हैं तो ये है क्या और क्यों होती है, इसकी क्या रीज़न्स हैं और किस तरह आप इसको जो है अवॉइड कर सकते हैं, और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह इम्पैक्ट डालती है. तो जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मांगा जाए तो आपने उसको कंसेप्चुअल अटेम्प्ट करना. इस तरह हमेशा 3 क्वेश्चन को हमेशा जहन नशीन किया करें कि दैट व्हाट इट इज़, व्हाई इट इज़ एंड हाउ इट इज़. इट विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट मटीरियल. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.